फ्रेंड्स, सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VS मेडिकल क्लासेस। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। सो गाइस, बेसिकली जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ है, ये हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और इसके नोट्स भी आप इसी वीडियो के साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो आप उसको अपने नोट में लिख सकते हो इजीली, और प्रॉपर आपको इस लेक्चर में समझाया जाएगा कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ क्या होता है बेसिकली। सो गाइज़, बेसिकली यहाँ पर जैसे कि नाम है इस टॉपिक का, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। तो गाइज़, यहाँ पर इसका मीनिंग निकल करके आ रहा है कि जो एक डिसीज़ है उसकी हिस्ट्री क्या होती है बेसिकली, कैसे एक डिसीज़ स्टार्ट होती है और कैसे वो अपने एंडिंग फेज तक जाती है। इस प्रॉपर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डिसीज़ है वो ऐसे ही नहीं है कि वो एक सिंपल फिनोमिना है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। सो जो हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ है या फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ है, या फिर जो एक डिसीज़ होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन से डेवलप होती है। और वो कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन आपका एजेंट के बीच में हो सकता है। ये जो मैन है, मैन को हम बेसिकली यहाँ पर होस्ट कह सकते हैं। तो कोई होस्ट है, एजेंट है या एनवायरनमेंट है। जब इन तीनों ही कंसेप्ट का इंट्रैक्शन होता है आपस में, तब जा कर के एक डिसीज़ डेवलप होती है। जैसे कि आपका मान लीजिए एक एजेंट वो होता है जो डिसीज़ को कराता है, जिसकी वजह से कोई डिसीज़ होती है। जैसे कोई माइक्रोब्स है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, वो एजेंट होता है। होस्ट वो होता है जिस पर्सन के अंदर वो डिसीज़ डेवलप हो रही है। एनवायरनमेंट उसके आसपास का वातावरण जहाँ पर ये डिसीज़ हो रही है। अब हम बात करते हैं इसमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़ है। बेसिकली हमारा की कंसेप्ट होता है एपिडेमियोलॉजी का। जो हमारी एपिडेमियोलॉजी होती है उसका एक की कंसेप्ट होता है बेसिकली। मींस एपिडेमियोलॉजी को अगर समझना है किसी डिसीज़ की, तो उसकी नेचुरल हिस्ट्री को भी हमें समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब इसमें। बेसिकली इट सिग्निफाइज द वे इन विच अ डिसीज इवॉल्व्स ओवर टाइम फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इट्स पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन। मीन्स जो कोई डिसीज़ है बेसिकली, मीन्स जैसे कि हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ पढ़ना है, तो इसमें हम मेन कंसेप्ट समझते हैं कि इसकी अर्ली स्टेज क्या थी, जो इसमें प्री पैथोजेनेसिस होता है बेसिकली, और इसकी टर्मिनेशन स्टेज तक की स्टडी हम करते हैं। जैसे कि उसकी रिकवरी हो सकती है, डिसेबिलिटी में जा सकता है कंडीशन, और पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है। तो इस पूरे कंसेप्ट को देखेंगे गाइस। बेसिकली प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है कि प्री पैथोजेनेसिस का मतलब है कि जब तक कोई डिसीज किसी मैन के अंदर एंट्री नहीं लेती, तब तक उस कंडीशन को हम प्री पैथोजेनेसिस कहते हैं। और एक कंडीशन और होती है हमारी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी कोई डिसीज मैन के अंदर एंट्री कर चुकी हो। तो बेसिकली अब कंडीशन ये बनती है कि अब ये जो केस है ये आपका प्री पैथोजेनेसिस में भी रुक सकता है अगर प्रॉपर प्रिवेंशन किया जाए। लेकिन अगर प्रिवेंशन नहीं किया है, ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो अब इसमें आपका डिसेबिलिटी भी बन सकती है पेशेंट को, और डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए एक नोट करके आ रहा है बेसिकली। अब जितनी भी डिसीज़ होती है, हर डिसीज़ की अपनी एक यूनिक नेचुरल हिस्ट्री होती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ सेम हो। तो इसमें बेसिकली हमको एक जर्नल फॉर्मुलेशन लेकर के चलना है, एक जर्नल स्टडी लेकर के चलनी है प्रॉपर डिसीज़ की, तभी हम इस नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ के कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएंगे। गाइस, अब यहाँ पर हमारा एक चार्ट दिया गया है बेसिकली, इसके थ्रू समझते हैं कि प्री पैथोजेनेसिस क्या होता है और पैथोजेनेसिस क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने भी बताया था कि प्री पैथोजेनेसिस मीन्स बिफोर मैन इज इन्वॉल्व, जब तक ये डिसीज़ किसी मैन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई है। तो इसमें बेसिकली हमारा एक एजेंट होता है, होस्ट होता है, और एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। जब ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जा करके एक डिसीज़ डेवलप होती है बेसिकली। अब ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ये नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है गाइस, बेसिकली जब एक एजेंट एक होस्ट के साथ मिलता है, तब वहाँ पर एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है वो होस्ट को कि डिसीज़ अब प्रोड्यूस होने वाली है। तो प्री पैथोजेनेसिस आप ये समझिए कि अभी डिसीज़ मतलब मैन के अंदर एंट्री नहीं ली है, उस ऑर्गेनिज्म ने उस पैथोजन ने मैन के अंदर एंट्री नहीं ली है। लेकिन ये जो पैथोजेनेसिस फेज है, ये वो फेज होता है जब एक पैथोजन उस मैन के अंदर एंट्री ले चुका हो। तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा पैथोजेनेसिस होता है, मीन्स कोर्स ऑफ द डिसीज इन द मैन। ये जो पैथोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसमें हमारा डिसीज स्टार्ट हो जाता है और डिसीज का जो प्रोसेस है वो मैन के अंदर चलता है बेसिकली। तो अब इसको समझते हैं क्या। इस बेसिकली इसमें आपको यहाँ से प्रॉपर स्टडी करना है। इस पॉइंट से आपको समझना है कि जैसे एक स्टिमुलस आया, तो जब एक स्टिमुलस आता है, एक एजेंट होता है, जब वो स्टिमुलस देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली टिश्यू चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं।
अब उसकी बॉडी में क्या इम्यूनिटी है, उसका क्या रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा इस बात पर भी डिपेंड करता है होस्ट की। तो नॉर्मली आप ये समझिए कि भाई स्टिमुलस आया, एक डिसीज से स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस के बाद कुछ क्लिनिकल ओरिजिन देखने को मिलेगा, आप इसको नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स कह सकते हो। तो क्लिनिकली हमको क्या क्या देखने को मिलेगा अभी पेशेंट में, साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट इलनेस आनी शुरू हो जाएगी, डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो डिफेक्ट हो सकता है, क्रोनिक स्टेट में भी जा सकता है पेशेंट, और जो लास्ट स्टेज होती है गाइस वो होती है डेथ। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका पैथोजेनेसिस के अंदर आता है। तो इसमें बेसिकली नीचे भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, बेसिकली प्रिवेंशन को हम कितने लेवल पर कर सकते हैं, एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, एक टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पर आप ये देखिए मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, हम किस तरीके से एक डिसीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रमोट मतलब कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ प्रमोशन करके, होस्ट का अगर हम इम्यूनिटी इंक्रीज कर दें तो एक डिसीज़ रुक जाएगी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे दें, मीन्स इम्यूनाइजेशन वगैरह हम कर दें पेशेंट का। फिर आता है हमारा अर्ली डायग्नोसिस, हमें कोई डिसेबिलिटी आ रही है पेशेंट को, अर्ली डायग्नोसिस कर लें डिसेबिलिटी को, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर दें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से हमारा ये प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस का एक चार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज को। सो यहाँ पर देखिए नोट में मेंशन किया हुआ है कि दिस रेफर्स टू पीरियड प्रीलिमिनरी टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज ऑफ मैन। मीन्स प्री पैथोजेनेसिस का मतलब यही है कि ये वो पीरियड होता है जिसमें कि कोई डिसीज किसी मैन के अंदर एंट्री नहीं ली है। अगला पॉइंट है दिस डिसीज एजेंट हैज़ नॉट येट एंटर्ड मैन। इस डिसीज में इस मतलब कि इस फेज में क्या होता है, बेसिकली कोई एजेंट अभी तक होस्ट के अंदर एंट्री नहीं ले पाया है। लेकिन इसके अंदर मेन फैक्टर ये होता है कि इसमें इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है पेशेंट का, मीन्स जो ह्यूमन होस्ट है उसका इंट्रैक्शन हो चुका है बेसिकली। मीन्स अभी ये समझिए आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आप सभी के घर में कूलर होगा, अब जस्ट फॉर डेंगू के हिसाब से समझते हैं ना। तो अब इस कूलर के अंदर आपका वाटर बहुत दिनों से स्टोर है और यहाँ पर जो है डेंगू का जो वायरस है वो डेवलप हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर देखा जाए तो प्री पैथोजेनेसिस ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर ये डेवलप हो चुका है बेसिकली, लेकिन ये प्री पैथोजेनेसिस है। अब जब तक एक होस्ट इस एजेंट और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक पैथोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये होस्ट और एनवायरनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्री पैथोजेनेसिस। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दिस सिचुएशन इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज, इस सिचुएशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मैन इन द मिडेस्ट, मीन जो मिडेस्ट ऑफ डिसीज, मीन्स अभी मैन जो है बहुत ज़्यादा प्रोन है डिसीज के लिए और एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिसीज, मीन्स इस एनवायरनमेंट में और इस एजेंट के कॉन्टैक्ट में जैसे ही पेशेंट आएगा उसको डिसीज लग जाएगी। तो इस टाइम जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रिस्क के पास है। पोटेंशियली वी आर ऑल इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ मैन डिसीज बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। मीन्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखा जाए तो हम सब कहीं ना कहीं प्री पैथोजेनेसिस फेज में है, क्योंकि हमारे आसपास इतने टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो हमको डिसीज करा सकते हैं और एनवायरनमेंट भी फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। लेकिन अब डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पर। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तब हम इस प्री पैथोजेनेसिस फेज से पैथोजेनेसिस फेज में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स कमज़ोर है, तो ये डिसीज़ हमको ईजिली लग जाएंगे। अब वो डिसीज़ कम्युनिकेबल भी हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकती है। तो बेसिकली जो हमारा एपिडेमियोलॉजिकल कंसेप्ट जो होता है उसमें मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं हमारा, एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट। तो जब ये तीनों ही चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में इंटरेक्ट करती हैं तब जा करके एक डिसीज़ प्रोड्यूस होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ डिसीज में क्लासिफाइड एज, यहाँ पर बताया गया जो पॉजिटिव फैक्टर है डिसीज के, वो एजेंट हो सकता है, होस्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे कि ऊपर अभी डिस्कस किया था हमने। ये जो 3 मेजर फैक्टर हो सकते हैं इन 3 मेजर फैक्टर्स को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कहते हैं। तो गाइस यदि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इन तीनों फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बता सकते हो। तो इस तरीके से आपका वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस फेज की। तो गाइस बेसिकली जो पैथोजेनेसिस फेज होता है आपका स्टार्ट होता है जैसे ही कोई बैक्टीरिया, जैसे ही कोई वायरस एंट्री ले लेता है, जैसे कोई डिसीज एंट्री ले लेती है एक ह्यूमन होस्ट के अंदर। जब कोई एजेंट ह्यूमन होस्ट के अंदर एंट्री ले लेगा तब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम पैथोजेनेसिस फेज कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, बेसिकली पैथोजेनेसिस फेज में कुछ फर्दर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ लगी किसी पेशेंट को, तो इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं बेसिकली।
इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर टिश्यू चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगेगा, और डिसीज़ जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी तो एक इंक्यूबेशन पीरियड आता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर भी और फेजेस होते हैं इसके, एक अर्ली फेज़ होता है और एक लेट फेज़ होता है पैथोजेनेसिस का। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली एक फाइनल आउटकम क्या आ सकता है डिसीज़ का निकल करके, भाई या तो वो डिसीज़ ठीक हो जाएगी या फिर कोई डिसेबिलिटी कर देगी। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है या फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर थी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जो फाइनल आउटकम होता है डिसीज़ का वो इन 3 ही कंडीशंस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से एक ना एक कंडीशन जरूर बनेगी आपकी। अब इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि द पैथोजेनेसिस फेज में भी मॉडिफाइड। अब जो पैथोजेनेसिस फेज है ना, हम इसको बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम या तो इम्यूनाइजेशन कर दें या फिर कीमोथेरेपी, इन 2 प्रोसेस के थ्रू हम इस पैथोजेनेसिस फेज को ब्रेक कर सकते हैं और पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली टू रिमेंबर एट दिस स्टेज दैट द होस्ट रिएक्शन टू इन्फेक्शन विद अ डिसीज एजेंट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है, अब हम ये एकदम से बता नहीं सकते कि किस एजेंट से ये पर्सन अफेक्टेड है, तो इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सकता है, बट इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। बेसिकली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो पर्सन सफ़र कर रहा है इन्फेक्शन से, इसके अंदर ये वाला एजेंट होगा। अब कुछ क्रोनिक डिसीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो गई, है ना, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब की एक अर्ली, जो इन सब में क्या होता है कि अर्ली पैथोजेनेसिस फेज होता है जो कि लेस ड्रामेटिक होता है। मीन्स अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है कि हमको कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री सिम्टोमेटिक फेज। तो गाइस बेसिकली प्री सिम्टोमेटिक फेज और प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में क्या होता है, कोई मैनिफेस्टेड डिसीज नहीं दिखता। मीन्स पर्सन को डिसीज है लेकिन हमको कोई सिम्टम, कोई साइन नहीं दिखेगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली प्री सिम्टोमेटिक फेज। अब इसमें देखिए आगे और भी पॉइंट हैं। मेनली अब यहाँ पर जो क्रोनिक डिसीज़ है ना, इस क्रोनिक डिसीज़ में जैसे कि हमारा एजेंट है, होस्ट है, एनवायरनमेंट है, इन सब का इंट्रैक्शन होता है, लेकिन ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है ना, अभी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा नहीं जा चुका है। मीन्स अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, प्रॉपर अंडरस्टूड नहीं है। तो अब देख लेते हैं कुछ एजेंट्स के बारे में, जैसे कि हमारा एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है। बायोलॉजिकल एजेंट में आपका वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, और अलग पैथोजेंस आ सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट एजेंट हो सकता है, मान लीजिए माल न्यूट्रिशन वगैरह है, तो ये भी एक प्रकार का एजेंट है, इससे भी पेशेंट को डिसीज़ हो सकती है। फिजिकल एजेंट में आपका टेम्परेचर आ सकता है, लाइट आ सकता है, तो इन सब से भी डिसीज़ हो सकती है। केमिकल एजेंट में आपका एसिड आ सकता है, बेस आ सकता है, कोई टॉक्सिन्स आ सकते हैं, कुछ ड्रग्स आ सकती हैं, तो ये केमिकल एजेंट होता है। मैकेनिकल एजेंट में मान लीजिए किसी मशीन के द्वारा इंजरी हो रही है, किसी मैकेनिकल के थ्रू इंजरी हो रही है। सोशल एजेंट में आप सोशल एजेंट को ऐसे मान सकते हो कि भाई सोसाइटी में कितना कंपटीशन है, किस किस तरीके की बातें होती हैं सोसाइटी में, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है सोशल एजेंट। अब एक होता है हमारा होस्ट फैक्टर। जो होस्ट फैक्टर होता है वो बेसिकली इंट्रिंसिक होता है, वो हमारा अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। होस्ट फैक्टर का मतलब ये है कि जो जिस पर्सन को डिसीज़ हो रही है उसकी इम्यूनिटी कैसी है बेसिकली। तो जैसे मैं फिर से यही बताऊंगा कि अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसको डिसीज़ जल्दी लगेगी, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको डिसीज़ एकदम से नहीं लगेगी। अब इसमें एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर हम एक्सटेंसिव फैक्टर की बात करें तो इसमें एक फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में आपका एयर है, वाटर है, लाइट है, हाउसिंग है, क्लाइमेट है, एक जियोग्राफी होता है बेसिकली, हीट, तो ये सब हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है। अब इसमें एक बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है और एक साइको सोशल एनवायरनमेंट भी होता है। सो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।